आइए तो शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की जो रिवीजन यात्रा चल रही है, जो अभ्यास श्रृंखला चल रही है, इसमें हम पहुंच चुके हैं। इस यात्रा में हम पहुंच चुके हैं भारतीय संविधान के भाग 4 पर। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अक्सर यहाँ से प्रश्नों को वनडे एग्जाम में देखा जाता है, इसलिए यहाँ से संबंधित जो पीवाईक्यू हैं, उन पर आधारित जो प्रश्नों की श्रृंखला है, उनका अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। तो रिवीजन के क्रम में सबसे पहले अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, ये संविधान सभा ने इसको भारतीय संविधान में शामिल किया, जो कि आयरिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित था। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात गैर वाद्य योग्य हैं। इनके उल्लंघन की स्थिति में आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये महत्वपूर्ण रूप से राज्य में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र लाने के माध्यम के रूप में इन्हें निर्मित संविधान में शामिल किया गया है। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से कानूनों का निर्माण किया जाए कि जिसमें इन सिद्धांतों के अनुसार ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप से लाया जा सके। तो सरकार द्वारा इन्हें लागू करने के बाद ही ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण संविधान प्रावधान है इसके इसमें शामिल है। तो सीधे हम अब आप इसका माइंड मैप आपको रेडी हो गया होगा, शॉर्ट नोट्स आपके ध्यान में आपका आ गया होगा। तो आइए अब प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है। कथनों पर विचार करना है, आप बताइए। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो डीपीएसपी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। दूसरा कथन है, इनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन ए बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो डीपीएसपी के बारे में अभी हमने बात की कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो कथन एक गलत है। और डीपीएसपी राज्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टेटमेंट दो बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो, इसके संबंध में सही कथन है। बाकी पहला कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो उस प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। डीपीएसपी के विषय में 4 कथन दिए गए हैं और उसमें पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें से सही है। कथन एक है, डीपीएसपी को न्यायालय लागू कर सकता है। दूसरा है, डीपीएसपी संविधान की आत्मा कहलाते हैं। तीसरा है, डीपीएसपी सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। और चौथा है कि डीपीएसपी केवल केंद्र सरकार पर लागू होते हैं। तो साथियों, डीपीएसपी के रिवीजन के क्रम में हमने अभी बात की कि डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय इसे लागू नहीं कर सकता। तो स्टेटमेंट एक गलत है। डीपीएसपी संविधान की आत्मा नहीं कहलाते, बल्कि मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में संज्ञा दी जाती है। तो ये मूल अधिकार के संबंध में कथन है। तो दूसरा कथन भी गलत है। डीपीएसपी सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। और चौथा है, डीपीएसपी केवल केंद्र सरकार पर लागू होते हैं। ऐसा नहीं है, डीपीएसपी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए कानूनों के निर्माण में निर्देशन का काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट डीपीएसपी के विषय में वो है आपका ऑप्शन सी, डीपीएसपी सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के संबंध में सही कथन है। यहाँ तुलनात्मक रूप से प्रश्न पूछा गया है, जो कि पीवाईक्यू पे आधारित है। इस तरह के प्रश्न देखे जा चुके हैं परीक्षाओं में। तो उसी तुलनात्मक अध्ययन पर डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों पर प्रश्न आधारित है। आपके सामने 4 कथन है, आपको ये बताना है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त है। ऑप्शन बी है, मौलिक अधिकार सर्वोच्च है, डीपीएसपी गौड़ है। ऑप्शन सी है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और ऑप्शन डी है, दोनों के कोई संबंध नहीं है दोनों में। तो साथियों, डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों का न्यायिक विवाद का एक घटनाक्रम रहा है। मौलिक अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकार हैं, अर्थात ये व्यक्ति के विकास, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। संविधान में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बताया गया है। तो इसलिए उन्हें मौलिक अधिकार, उनकी जो संज्ञा है उसको थोड़ा ऊपर रखा जाता है। वहीं डीपीएसपी केवल एक निर्देश है। तो इसमें जो न्यायिक विवाद निरंतर चला रहा था, तो कभी
संसद द्वारा डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को गौड़ किया गया। तो अंतिम में जो निर्णय आया मिनर्वा विंस वाद में 1980 में, उसमें न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 कथन बेस्ड क्वेश्चन है। दो कथन दिए गए हैं। प्रश्न ये है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, और कथन दूसरा है ये राज्य के नीति निर्देशन प्रदान करते हैं। अभी हमने बात की और दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहे हैं, तो क्या आप सही जवाब होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और ये राज्य के कानून निर्माण में, नीति निर्माण में निर्देशन का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और आगे बढ़ें तो प्रश्न संख्या 5 पर हम आते हैं, और प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है? डीपीएसपी के अध्ययन के क्रम में हम पाते हैं कि बहुत से डीपीएसपी जो संविधान के प्रावधान हैं, अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, उनमें प्रावधानों को गांधीवादी विचार, उदारवादी विचार और समाजवादी विचारों के आधार पर बांटा जा सकता है। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि डीपीएसपी कौन सा डीपीएसपी है जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। आपके ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका और ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण। तो साथियों, गांधी जी हमेशा गांव पर बात करते थे, उसके विकास की बात करते थे। गांधी जी का स्टेटमेंट ही है कि भारत के दर्शन करना है तो अब आपके गाँव में जाइए। तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है अनुच्छेद 40 में जिसका प्रावधान किया गया है वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा और ये संबंधित है अनुच्छेद 40 से। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा डीपीएसपी संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संख्या दी जाती है, लघु संविधान की संख्या दी जाती है, अर्थात उसमें संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए। तो यही आपके ऑप्शन है कि समान नागरिक संहिता, पर्यावरण संरक्षण, ग्राम पंचायतें, महिला व बाल संरक्षण। कौन सा ऐसा प्रावधान है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया संविधान में? तो बताइएगा। तो साथियों, पर्यावरण संरक्षण की बात जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। जबकि यूसीसी जो है वो आर्टिकल 44 में पहले से ऐड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और जो पर्यावरण संरक्षण की बात थी उसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 48 का में ऐड किया गया, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता है, वो आर्टिकल 44 में है, और पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान 48 का में है, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और ग्राम पंचायत अभी हमने बात की, इसका प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण प्रावधान डीपीएसपी में समाहित है और एग्जाम में यहाँ पर अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस तरह से भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी के प्रावधान, उन पर संबंधित अभ्यास प्रश्न। अब आगे हम बढ़ेंगे और संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान, संविधान का भाग 4 का जिसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, अनुच्छेद 51 का में प्रावधान शामिल है। अब इनकी बात यहाँ पर की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और डीपीएसपी के बाद हमारी जो महत्वपूर्ण रिवीजन का क्रम है, यात्रा है, उसमें हमें शामिल होता है अब संविधान का भाग 4 का। संविधान के भाग 3 के बाद भाग 4 जिसमें डीपीएसपी का प्रावधान है। भाग 4 के बाद भाग 4 का जिसे बाद में संविधान में शामिल किया गया, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसमें मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था बाद में की गई। इसके संबंध में जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का, इसमें मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, उनके संबंध में जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। संबंधित अनुच्छेद आप ध्यान में रखेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे आप ध्यान कर लीजिए, फिर हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहला कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल
किया गया। मौलिक कर्तव्यों की जो व्यवस्था है यह पूर्व सोवियत संघ या रूसी संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है 1976 में जो शामिल किया गया तब 10 थी, फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया और अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। और जब अनुच्छेद 51 का को हम देखते हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उन्हीं पे आधारित प्रश्नों को करते हुए हम उसको रिवाइज करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से उसे तैयार करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से एक मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में असत्य कथन है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में जो अनुच्छेद 51 क में प्रावधान दिए गए हैं 51 क में उन्हीं प्रावधानों पर आधारित प्रश्न है। आपको एक चुनना है जो कि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में संबंधित नहीं है, असत्य कथन है। आपके ऑप्शन ए है संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करना। ऑप्शन बी है भारत की संप्रभुता एकता को अक्षुण्ण रखना। ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों का गठन करना। ऑप्शन डी है हमारी संस्कृति और परंपरा की रक्षा करना। अनुच्छेद 51 का के प्रावधानों को जब हम देखते हैं तो उसमें जो मौलिक कर्तव्यों की सूची है उसमें शामिल है संविधान का पालन करें और उसके राष्ट्रध्वज, संस्थाओं, राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे आदर्शों को उनका सम्मान करें, भारत की संप्रभुता एकता और को अक्षुण्ण रखें, भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना हो, बंधुता की भावना हो, हमारी संस्कृति और जो परंपरा है उसकी संरक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना, ये सब मौलिक कर्तव्य के अंग है, मौलिक कर्तव्य के प्रावधान है। लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन करना, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 से संबंधित है जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है, न कि मौलिक कर्तव्य का। तो ऑप्शन सी में ग्राम पंचायतों का गठन या मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 क्या है उसे देखते हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या 2 भी मौलिक कर्तव्य के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं पर आधारित है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य कथन है। ऑप्शन ए है इसे सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में इनकी संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। साथियों मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में अभी हमने बात की कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संविधान में शामिल किया गया जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आधारित थी। तो कथन एक बिल्कुल सही है। मूल संविधान में इनकी व्यवस्था ही नहीं थी। जब 1976 में शामिल किया गया तब इनकी संख्या 10 थी और 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां जोड़ा गया। तो मूल संविधान में इनकी व्यवस्था नहीं थी, तो इस संबंध में कथन भी गलत है और यही आपका सही जवाब होगा। और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो ये था कि यदि माता पिता संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान करने का अवसर बनाएंगे और फिर ऐसा वो उनकी जिम्मेदारी होगी। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य 1986 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और ऑप्शन डी कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए। ये भी मौलिक कर्तव्य के संबंध में सत्य कथन है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा कि ऑप्शन बी मूल संविधान में इनकी संख्या की व्यवस्था ही नहीं थी, संख्या की बात अलग है। फिर इस तरह से मौलिक कर्तव्य जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अब संविधान के भाग 4 का के बाद अब बारी आती है संविधान के भाग 5 पर बात करने की। संविधान के भाग 5 में जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। संविधान के भाग 5 की जो व्यवस्था है वो विस्तृत है। इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें संघ के जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो संविधान के भाग 5 में उल्लेखित हैं और संबंधित हैं। क्या क्या है, सबसे पहले कार्यपालिका की बात होगी, फिर विधायिका की बात होगी, फिर न्यायपालिका की बात होगी। जो संघीय न्यायपालिका, संघीय विधायिका और संघीय कार्यपालिका है, तो उन सब की व्यवस्था संविधान के भाग 5 में की गई है। तो संविधान के भाग 5 का पहला अध्याय हम देखने जा रहे हैं जिसमें कार्यपालिका निहित है और जो संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में क्या क्या शामिल है, सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे। कार्यपालिका की जो महत्वपूर्ण इकाई है वो राष्ट्रपति है, उसके बाद मंत्रिपरिषद, फिर प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के संबंध में जो प्रावधान है उन्हें आप ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए
अन्य जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 52, 53, 54 जो भी है आप सब ध्यान में रखें। जो महत्वपूर्ण प्रावधान, राष्ट्रपति की शक्तियां, उनकी विधायी शक्तियां, कार्य संरचना, सब चीजें। तो प्रश्नों के माध्यम से ही उन प्रावधानों को हम रिवाइज करेंगे और अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न पीवाईक्यू बेस्ड है। तो इस प्रकार से हमारे 3 जो काम है कि टॉपिक का रिवीजन, टॉपिक पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास तथा टॉपिक पे आधारित जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनका भी एक साथ तीनों चीजें देख लेंगे। तो आइए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संबंध में असत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संबंध में असत्य है। राष्ट्रपति के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है आपके माइंड में आ गए होंगे। तो प्रश्नों को देखिए और जवाब दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है बताइएगा। साथियों, राष्ट्रपति के संबंध में जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। उसी में राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं। संसद की संरचना में राष्ट्रपति शामिल होते हैं। संसद की संरचना में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। अनुच्छेद 79 में इस प्रकार का प्रावधान है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे जब विधायिका की चर्चा होगी तो उसे हम यहाँ पर देखेंगे। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, लेकिन औपचारिक प्रधान होते हैं। जो वास्तविक प्रधान होते हैं कार्यपालिका के, वो प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, और वही कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। भारत में ऐसी व्यवस्था है। तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति के संबंध में असत्य है, यही कथन, यही ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 स्टेटमेंट का प्रश्न है। आप सभी स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और फिर सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है। कथन 2 है निर्वाचक मंडल में राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सांसद मत देने के पात्र होते हैं। सही कोड का चुनाव करना है। आपका ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के चुनाव को आप ध्यान में रखिए और उसी पर आधारित प्रश्न का जवाब दीजिए। तो साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है, बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के सदस्य शामिल हैं, ये कथन गलत है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, संसद के भी और विधानसभा के। केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं संसद के और विधानसभा के। न मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं संसद के और न ही विधान परिषद के सदस्य शामिल होते हैं। तो दोनों कथन गलत है, केवल एक कथन इसमें से सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। केवल एक कथन सही है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है। यही कथन सही है और यही आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 पर। यहाँ भी स्टेटमेंट का प्रश्न है, सभी स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्नों का सही उत्तर का चुनाव करके जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। कथन 2 है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। और कथन 3 कह रहा है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि या अधिकतम वैधता 6 माह की होती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। तो राष्ट्रपति की जो संवैधानिक शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, तो उसके संबंध में जो कथन दिए गए हैं, पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। अध्यादेश की व्यवस्था अनुच्छेद 123 में की गई है।
आर्टिकल 123 में अध्यादेश की व्यवस्था की गई है और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई ऐसी स्थिति हो, संसद का सत्र न चल रहा हो और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता हो, तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। तो अध्यादेश जारी करने के क्रम में संसद का जब पुनः बैठक होता है तो दोनों सदनों के समक्ष अध्यादेश को प्रस्तुत किया जाता है और संसद जब स्वीकृति कर देती है तब वो फिर कानून के रूप में भी लागू हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है और संसद के अधिक सत्र न चलने पर जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि या फिर अधिकतम वैधता 6 माह होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि संसद के अधिवेशन की जो बैठक है उसमें अधिकतम गैप केवल 6 महीने का हो सकता है। तो यही 6 माह है जब अध्यादेश आपका व्यवहारिक रूप में कानून के रूप में लागू रह सकता है। उसके बाद उसे संसद में 6 सप्ताह के भीतर उस पर संसद की सहमति या फिर संसद द्वारा स्वीकृति मिलनी आवश्यक हो सकती है। तो अधिकतम वैधता केवल 6 माह है। तो स्टेटमेंट 3 भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में भी स्टेटमेंट है और सभी कथन आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्नों का जवाब देंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। राष्ट्रपति के संबंध में हम लगातार जो संबंधित प्रावधान है राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियां उसी पर आधारित प्रश्नों का कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा कि महाभियोग के संबंध में ये प्रश्न है। महाभियोग का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। महाभियोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, उस पर आधारित प्रश्न है। संबंधित अनुच्छेद भी आप ध्यान में रखिए, यहाँ से ही कभी कभी प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तीनों सही है या फिर 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है या फिर 2 और 3 सही है? बताइए। तो साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। सही है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा शक्तियां समान हैं। महाभियोग के प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। यह स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों सही कथन है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ें तो प्रश्न संख्या 4 के बाद अब बारी है प्रश्न संख्या 5 की। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है उस पर आधारित प्रश्न है और यहाँ भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आप चारों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न का जवाब देंगे। पहले प्रश्न स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है। स्टेटमेंट 2 है धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति निलंबन वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। स्टेटमेंट 3 है संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है। और स्टेटमेंट 4 है जेबी वीटो या जेब वीटो पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखकर किया जाता है। सही स्टेटमेंट आपके हैं कौन से, यह बताना है। आपके ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 अर्थात सभी स्टेटमेंट सही हैं। बताइए राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? साथियों, राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है उसका जो संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 111 में है। संबंधित अनुच्छेद आप ध्यान में रखते चलिए। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब प्रश्न में आए तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर पूर्ण वीटो प्राप्त का प्रयोग कर सकता है। साधारण विधेयक पर पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति निलंबन वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति पर ही लाया जाता है तो उसे निलंबन राष्ट्रपति नहीं करता है। और संविधान संशोधन विधेयक पर भी अनुमति देना या सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। और जेबी वीटो का प्रयोग या पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखकर किया जा सकता है। तो चारों स्टेटमेंट राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 1, 2, 3 और 4 सभी स्टेटमेंट सही हैं। चारों स्टेटमेंट आप ध्यान में रखेंगे और सभी स्टेटमेंट राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में सही हैं।
आगे बढ़े तो राष्ट्रपति के बाद अब बारी आती है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की। साथियों, जब हम बात प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की करें तो उसमें सबसे पहले जो बात जहन में आती है कि हम वास्तविक कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति औपचारिक कार्यपालिका होता है और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री होती है। प्रधानमंत्री के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है, तो जब हम संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के जो उपबंध हैं, जो प्रावधान है, उनकी बात करते हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 75 में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति मंत्री जो नियुक्त किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, अर्थात ये है कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है सामूहिक रूप से, और जो मंत्री होते हैं वे व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह के प्रावधान अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में किए गए हैं। तो इन सभी प्रावधानों पर जो आधारित प्रश्न है हम उनकी बात करें, और संपूर्ण जो रिवीजन है इस विषय का उसको करते हैं इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से। ये प्रश्न न केवल अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपका जो विषय का रिवीजन है और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन का अभ्यास है वो भी इन प्रश्नों के माध्यम से ही हो जाएंगे। तो आइए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर आधारित जो पहला प्रश्न है उसे करते हैं। प्रश्न में कथन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कथन पढ़ने हैं और फिर प्रश्नों का जवाब देना है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कथन 2 है कि प्रधानमंत्री का लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। और कथन 3 है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। सही गुण चुन के आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 अर्थात तीनों स्टेटमेंट, तीनों कथन सही है। बताइए क्या जवाब होगा इसका। तो साथियों, जो हम प्रधानमंत्री के विषय में भी हम जो बात कर रहे थे अनुच्छेद 74 और 75 के प्रावधानों के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। प्रधानमंत्री का लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, इसके संबंध में प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति नियुक्त हो सकता है अधिकतम 6 माह के लिए, वो चाहे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो या ना हो। तो अधिकतम 6 माह के लिए कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है और उसे मैक्सिमम 6 माह में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। तो प्रधानमंत्री बनने के पूर्व सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। वहीं तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, ये बात स्पष्ट है अनुच्छेद 74 में। ये प्रावधान लिखित है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा और इसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पूर्ण रूप से सत्य हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। 1 और 2, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा 1 और 3। जबकि स्टेटमेंट 2 गलत है कि लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। बहुत से प्रधानमंत्री हैं जो चुने गए वो राज्यसभा के सदस्य। इसमें हम इंदिरा गांधी जी का नाम जानते हैं, एच डी देवगौड़ा का नाम जानते हैं, आई.के. गुजराल का नाम जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो नरेंद्र मोदी जी के पहले प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। तो लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इन नामों को भी आप ध्यान में रखेंगे कि वो प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किए, उनके नाम आप ध्यान में रखेंगे। इंदिरा गांधी जी, एच डी देवगौड़ा जी, आई.के. गुजराल जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 60 नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है वो आपको वहां मिल जाएंगे, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। आगे बढ़ते हैं, हम आप प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें भी कथन के क्वेश्चन है, आप कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में आपको इन कथनों पर विचार करना है। संवैधानिक प्रावधान वही है, अनुच्छेद 74(1) या फिर 75(2) में इस प्रकार के प्रावधान है और 75(2) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो मंत्री राष्ट्रपति के जो है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, न कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद बहुमत पर निर्भर करता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। तो स्टेटमेंट 2 इसमें से स्पष्ट रूप से गलत दिखाई दे रहा है। तो स्टेटमेंट 2 आप जब काट देंगे तो मंत्रिपरिषद सामान्य रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 आपका सही होगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। यहाँ जो समझने वाला बिंदु है ये कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और जो मंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की पर जो है प्रसाद पर्यंत इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्री को हटाते हैं, अपनी इच्छा से नहीं। तो आगे बढ़े प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 पर बात करें तो मंत्रिपरिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंत्रिपरिषद की संरचना के संबंध में विचार करना है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। तीसरा स्टेटमेंट है उप मंत्रियों का जो उल्लेख है संविधान में किया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए और प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन है आपके केवल 1 और केवल 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 या ऑप्शन डी 1 और 3। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताने हैं। तो साथियों, जब हम बात कर रहे हैं मंत्रिपरिषद की संरचना की तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जिन्हें हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी कहते हैं तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और उप मंत्रियों का उल्लेख संविधान में किया गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। उप मंत्रियों का प्रावधान कैबिनेट, जो उप मंत्री है वो मंत्रिपरिषद या कैबिनेट का हिस्सा हो, कैबिनेट का नहीं बल्कि मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं, लेकिन इनका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। तो केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। मंत्रिपरिषद की संरचना के संबंध में अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। यहाँ तक कि कैबिनेट का भी उल्लेख उचित रूप से संविधान में नहीं किया गया है। कैबिनेट का उल्लेख अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में नहीं मिलता, बल्कि कैबिनेट का उल्लेख हमें सिर्फ आपातकाल के संबंध में जब प्रावधान देखने को मिलता है तो वहां पर हमें कैबिनेट का उल्लेख मिलता है। तो उप मंत्री का भी उल्लेख कैबिनेट में संविधान में नहीं किया गया है। इस तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा केवल 1 और 2 सही है। मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रिपरिषद की संरचना के संबंध में ये प्रश्न था। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 3 के बाद अब बारी आती है प्रश्न संख्या 4 पर। जो सभी स्टेटमेंट वाइज हम प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि स्टेटमेंट के प्रश्नों से जो कथन आधारित प्रश्न है उनकी जो विषय के संबंध में जो प्रावधान संविधान में है, जो विषय संबंध जानकारियां हैं उन पर आधारित प्रश्नों को करने से हमारा न केवल विषय तैयार हो रहा है बल्कि प्रश्नों का अभ्यास भी उचित तरीके से संपन्न हो रहा है। तो जो प्रश्न संख्या 4 है ये भी मंत्रिपरिषद के संबंध में है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता सामान्यतः प्रधानमंत्री करता है। दूसरा है कैबिनेट एक संवैधानिक निकाय है। तीसरा है मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। तो इसमें कौन सा कथन आपको सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। साथियों, मंत्रिपरिषद के संबंध में आप कथनों को अगर देखें ध्यान से तो जो पहला कथन है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता सामान्यतः प्रधानमंत्री करता है, ये एकदम सही कथन है। कैबिनेट एक संवैधानिक निकाय है,
और तीसरा, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। तो अनुच्छेद 74 में इस तरह का प्रावधान है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन कैबिनेट एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 74 और 75 में कैबिनेट का उल्लेख नहीं मिलता। मूल संविधान में भी कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। कैबिनेट का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, लेकिन यह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा शामिल किया गया। तो मूल रूप से जो मंत्रिपरिषद शब्द है ये संविधान में मिलता है और कैबिनेट मंत्रिपरिषद का एक भाग है। तो कैबिनेट एक संवैधानिक निकाय है, इस संबंध में प्रावधान संविधान में नहीं है। तो स्टेटमेंट दूसरा जो है वो गलत होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। केवल एक और केवल दो कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता सामान्यतः प्रधानमंत्री करता है, और तीसरा, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 4 के बाद अब बारी है प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में इस तरह 4 प्रश्नों के अभ्यास से हमने उनके जो संबंधित जो प्रावधान थे, विषय की जो जानकारियां थी, उस पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास किया। और अब बारी है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति के प्रावधानों के बाद उपराष्ट्रपति संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उन पर आधारित प्रश्नों को करने की। उपराष्ट्रपति हाल ही में बहुत चर्चा में विषय रहा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो पहली बार इस तरह घटना घटी कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर किसी उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया था। फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान उपराष्ट्रपति बने। तो जो समसामयिक घटना है वहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो उस पर आधारित उस पद से संबंधित जो प्रश्न है उपराष्ट्रपति के संबंध में, आइए उनका अभ्यास भी कर लिया जाए। तो प्रश्न 1 है कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन सी है वह राज्यसभा का एक सदस्य होता है। और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों, उपराष्ट्रपति के प्रावधान अमेरिका से ग्रहण किया गया है, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह भी सही है। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक सदस्य नहीं होता है, तो स्टेटमेंट तीसरा गलत है। जबकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सभापति हैं अर्थात उपराष्ट्रपति जी, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। जो निर्वाचक मंडल गठित होती है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ये सही है। तो कथन ऑप्शन सी गलत है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक सदस्य होता है, ये गलत है, ये असत्य कथन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 2 पर बात करें। स्टेटमेंट का प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है उपराष्ट्रपति के संबंध में। तो अनुच्छेद 67 के तहत 67 के तहत उपराष्ट्रपति पद ग्रहण तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ये संवैधानिक प्रावधान है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 67 के तहत राष्ट्रपति को सम्मोहित कर पद त्याग कर सकता है। हालिया जो घटनाक्रम है उसमें उपराष्ट्रपति ने अपना पद त्याग किया, इस्तीफा दिया। तो उस संबंध में इस प्रश्न का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सीधे। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अनुच्छेद के जो प्रावधान है 67 में कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 67 का के माध्यम से राष्ट्रपति को सम्मोहित कर अपना पद त्याग कर सकता है। तो बीच में ही पद त्याग किया जगदीप धनखड़ जी ने, उसके बाद फिर चुनाव हुआ और सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। तो ये उन्होंने जो पद ग्रहण किया है वर्तमान जो निर्वाचन के बाद, तो उनकी जो पद की अवधि होगी वो बाकी समय के लिए नहीं होगी, बल्कि वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगी। यही 67 का के तहत उपबंध है कि पद ग्रहण तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आप ऑप्शन सी लगाइए और आगे बढ़ जाइए। दोनों स्टेटमेंट सही है उपराष्ट्रपति के संबंध में। उपराष्ट्रपति के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप देख लें, इन्हें ध्यान में रखेंगे।
क्योंकि अनुच्छेद से सीधे प्रश्न भी पीछे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अनुच्छेद 63 में प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में प्रावधान है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वो सदस्य नहीं होता, लेकिन वो राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। और अनुच्छेद 67 में उनकी पदावधि तथा उनका जो पद त्याग है उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अब हम कार्यपालिका की बात कर रहे थे। कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति को देखा, उनके संबंध में प्रावधान देखे, संबंधित प्रश्नों का अभ्यास किया। फिर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी चर्चा करने के साथ ही संबंधित प्रश्नों का अभ्यास भी कर लिया। अब बारी आती है संविधान के महत्वपूर्ण भाग। हम संविधान के भाग 5 की चर्चा कर रहे हैं और भाग 5 में हमने कार्यपालिका की चर्चा कर ली। अब संविधान के भाग 5 के महत्वपूर्ण अध्याय संसद अर्थात विधायिका की चर्चा करनी है। उसमें हम उनकी लोकसभा, राज्यसभा संबंधित प्रावधान उन सभी की चर्चा करेंगे। तो संसद के संबंध में आप अगर हम चर्चा की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करने के बाद फिर हम प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद के जो महत्वपूर्ण बिंदु उनकी चर्चा के क्रम में अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक, 79 से लेकर 122 तक के जो प्रावधान है वो संसद से संबंधित है। तो अनुच्छेद आप ध्यान में रखेंगे। तो अनुच्छेद 79 से इस तरह के प्रावधान शुरू होते हैं, जैसे कि 79 में संसद के गठन के बारे में प्रावधान है। फिर 80 में राज्यसभा की संरचना के संबंध में प्रावधान है। फिर 81 में लोकसभा की संरचना के संबंध में प्रावधान है। तो इस क्रम से महत्वपूर्ण प्रावधानों को संविधान में उल्लेखित किया गया है, जिसके संबंध में जो संपूर्ण आर्टिकल है वो कितने से कितने के बीच है। तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के संबंध में जो सभी प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। तो जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हीं पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम उनको रिवाइज करेंगे। जो अभ्यास प्रश्न है वो इस तरह से बनाए गए हैं कि आपका रिवीजन भी हो जाए और जो प्रश्नों की अभ्यास है वो भी हो जाए, और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको भी क्रम से हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आप इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद की संरचना के संबंध में सही कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति और लोकसभा। ऑप्शन डी राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो जब हम संसद को जो हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं तो हमें संसद में केवल 2 सदन दिखाई देते हैं, एक लोकसभा का सदन, एक राज्यसभा का सदन। तो कंफ्यूजन होता है कि केवल इसी को संसद है, इन्हीं से मिलकर संसद का निर्माण होता है। लेकिन अनुच्छेद 79 में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है कि संसद की जो संरचना है उसमें राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा, क्योंकि सदनों के द्वारा जब विधेयक पारित किया जाता है तो वो विधि का रूप या कानून का रूप तभी लेता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो इस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्र संसद की संरचना में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बताया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद की संरचना में शामिल है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2 की बात करें। प्रश्न संख्या 2 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है। लोकसभा के बारे में सही कथन आपको बताना है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और तीसरा, लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इस संबंध में आप बताइए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके केवल 1 और 2। ऑप्शन बी है 1, 2 और 3। ऑप्शन सी केवल 2। ऑप्शन डी केवल 1। तो सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में इसे बढ़ाया भी जा सकता है और भविष्य और इसमें आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी के समय बढ़ाया भी गया था। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, हाँ, अगर बहुमत लोग नहीं है लोकसभा में सरकार का तो उसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं। इस संबंध में अगर हम बात करें तो लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते थे। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था। अब ऐसा जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति द्वारा अब नहीं किया जाता। तो ये प्रावधान अब गलत है।
ऐसी व्यवस्था थी। अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन संविधान के संशोधन द्वारा 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2019 में इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया। ऐसी व्यवस्था पहले थी, अब नहीं है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। तो स्टेटमेंट 3 आपका गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। दोनों सही हैं, ऑप्शन ए आपका सही होगा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। तीसरा स्टेटमेंट, लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, गलत है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं। अभी भी 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन किया जाता था, जिसे 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में इस व्यवस्था को अब खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 2 के बाद अब बारी आती है प्रश्न संख्या 3 पर। संसद की संरचना देखा हमने, लोकसभा की संरचना देख लिया। अब राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के संबंध में आपको कुछ कथनों का जवाब देना है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है। दूसरा है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और तीसरा है राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस संबंध में आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी केवल 2। तो साथियों बताइए कौन सा जवाब आपका सही है। तो राज्यसभा की संरचना के संबंध में जो प्रावधान है वो, अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के संबंध में प्रावधान है और यह स्पष्ट है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसको भंग नहीं किया जाता, यह बहुमत पर आधारित नहीं होती। उसके बाद तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता, बल्कि इसके 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है रिटायर होते हैं। और वहीं जब मनोनयन की बात आती है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि साहित्य, समाज, सामाजिक कार्य, सहकारिता जैसे प्रावधानों पर आधारित होते हैं। इसमें जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं इससे संबंध में, उनका जो मनोनयन है वो राज्यसभा में किया जाता है। आगे तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन सही हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन सही है, राज्यसभा सही है। राज्यसभा को तो तीनों स्टेटमेंट्स में सही है, तो ऑप्शन सी बी आपका सही जवाब होगा। 1, 2 और 3। कुछ और बातें याद आ रही थी लेकिन अब नहीं याद आ रही है, तो अब सीधे प्रश्न करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है, तीनों स्टेटमेंट इस संबंध में सही है। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 4 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्यसभा को विशेष शक्ति प्रदान करता है। आप जब अध्ययन करते हैं लोकसभा और राज्यसभा का, तो आपको राज्यसभा की जो स्थिति है, उच्च सदन होते हुए भी राज्यसभा की स्थिति में ऐसे प्रावधान है संविधान में कि उसे बहुत ही कम शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन कुछ विशेष शक्तियां तब भी हैं राज्यसभा के पास जो उसे विशेष बनाती हैं, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए है धर्म विधेयक, ऑप्शन बी है अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन सी है अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ऑप्शन डी है बजट पारित करना। तो साथियों अनुच्छेद 312 के तहत जो संवैधानिक प्रावधान है उसे आप ध्यान में रखते हुए चलिए। तो आर्टिकल 312 के तहत यह प्रावधान है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, जिस तरह से IAS और IPS जैसी सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो उसकी विशेष शक्ति राज्यसभा को प्रदान है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। फिर आगे आए प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 पर। धर्म विधेयक के संबंध में सही कथन चुनिए। तो हमने अब क्रम से संसद की संरचना देखी, लोकसभा की संरचना देखी, राज्यसभा की संरचना देखी। अब जो विधायी प्रक्रियाएं हैं लोकसभा, राज्यसभा या संसद के जो कार्य हैं, जो विधेयक हैं, उनके बारे में प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। उन्हें भी आप ध्यान से करते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर जो वनडे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो प्रक्रियाएं हैं, जो संचालन समितियां हैं, उनसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो उसके संबंध में आगे बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में सही कथन चुनना है आपको।
कथन 1 है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कथन 2 है, राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है। और तीसरा, राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य है। साथियों, धर्म विधेयक के संबंध में जो प्रावधान है, वो संवैधानिक जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 110 में है। धर्म विधेयक की परिभाषा उसमें दी गई है। तो जो संवैधानिक प्रावधान है वो है अनुच्छेद 110 में धर्म विधेयक के संबंध में प्रावधान है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। और जो स्टेटमेंट उनकी बात करें तो इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है। और तीसरा, राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य है। तो धर्म विधेयक की जब बात करें, धर्म विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और धर्म विधेयक, कौन सा विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसके संबंध में जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। राज्यसभा सिर्फ इस धर्म विधेयक के संबंध में सिफारिश कर सकती है और अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, ओनली 14 डेज। और धर्म विधेयक के संबंध में सिफारिशें कर सकती है। सिफारिशें मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। तो राज्यसभा इसे संशोधित नहीं कर सकती, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य है, ये भी सही है। तो 1 और 3 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 पर। संसद सदस्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। संसद सदस्य के संबंध में जो विशेषाधिकारों का प्रावधान है अनुच्छेद 105 में, संसद और संसद समितियों और सदन के जो सदस्य हैं उनके संबंध में अनुच्छेद 105 में प्रावधान है। तो जो संवैधानिक प्रावधान है उसे आप ध्यान में रखें। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 105 में संसद समिति, सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार के संबंध में प्रावधान है। उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो ऑप्शन ए है, सांसद को संसद सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है, सांसद को दीवानी मामलों में सत्र के दौरान गिरफ्तारी से छूट है। और ऑप्शन सी है, सांसद को आपराधिक मामलों में पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त है। ऑप्शन डी है, सांसद सदन के बाहर भी भाषण विशेषाधिकार का उपयोग कर सकता है। बताइए कौन सा इसमें से संसद सदस्य के संबंध में सही कथन है। तो साथियों, विशेषाधिकारों के अध्ययन के क्रम में हमें ये ज्ञात है कि सांसद को संसद सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति से आपराधिक मामलों में ऐसी छूट नहीं है। और दीवानी मामलों में अध्यक्ष की अनुमति से गिरफ्तार किया जा सकता है। और आपराधिक मामलों में पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त है, ये भी गलत है। दीवानी मामलों में प्राप्त है। और संसद सदन के बाहर भी भाषण विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है, ये भी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी आपका सही है कि सांसद को दीवानी मामलों में सत्र के दौरान गिरफ्तारी से छूट है, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। बल्कि आपराधिक मामलों में छूट नहीं है। आपराधिक मामलों में पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं है। भाषण विशेषाधिकार का उपयोग सांसद सदन के अंदर कर सकता है, न कि सदन के बाहर। तो केवल और केवल ऑप्शन बी आपका सही है कि सांसद को दीवानी मामलों में सत्र के दौरान गिरफ्तारी से छूट है। आगे हम बढ़े प्रश्न संख्या 7 के बाद 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा को प्राप्त है? कौन सी शक्ति केवल लोकसभा को प्राप्त है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति चुनाव। लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, उनमें भिन्नता पाई जाती है। लोकसभा जो बहुमत पर आधारित होती है, तो जनता का जो मुख्य प्रतिनिधित्व होता है वो लोकसभा में होता है। लोकसभा को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो आपको इसमें बताना है कौन सी शक्ति केवल लोकसभा को प्राप्त है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, ऑप्शन बी अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन सी संविधान संशोधन, ऑप्शन डी राष्ट्रपति चुनाव। तो साथियों, अविश्वास प्रस्ताव अर्थात जो सरकार है विश्वास प्रस्ताव कहाँ पर अपना हासिल करेगी? तो साथियों, सरकार लोकसभा से चुन के आती है, लोकसभा के प्रति सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व होता है उसका। तो अविश्वास प्रस्ताव ही लोकसभा जो शक्ति है केवल लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा के संबंध में इसका कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि अन्य जो प्रावधान है दोनों में शक्तियां समान है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग
राज्यसभा भी ला सकती है, लोकसभा भी ला सकती है। संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा भी प्रारंभ कर सकता है और राज्यसभा भी प्रारंभ कर सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी दोनों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। जो निर्वाचक मंडल है, सदन के दोनों सदस्य उसमें शामिल होते हैं। आगे आए तो प्रश्न संख्या 7 के बाद अब बारी प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? पहला, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है इसे, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक पर संयुक्त सत्र हो सकता है। संसद का संयुक्त सत्र के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी बात करें तो संसद का संयुक्त सत्र या संयुक्त अधिवेशन का जो संबंध में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त सत्र के संबंध में या फिर संयुक्त अधिवेशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। और जो इसके संबंध में जो कथन दिए गए हैं, पहला, राष्ट्रपति द्वारा इसे बुलाया जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। संयुक्त सत्र का जो आह्वान है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट कि धन विधेयक पर संयुक्त सत्र हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ऐसे विधेयकों पर संयुक्त सत्र का आह्वान नहीं होता, संयुक्त सत्र का जो अधिवेशन है वो नहीं होता। स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही होगा कि संयुक्त सत्र का जो आह्वान है, जो उसे बुलाया जाता है, वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। स्टेटमेंट तीसरा गलत है। धन विधेयक पर संयुक्त सत्र का आयोजन नहीं हो सकता और इसके संबंध में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में दिए गए हैं। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 8 के बाद बारी प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय विशेषाधिकार नहीं है? विशेषाधिकारों की जो विशेषता है, जो प्रावधान है, वो अनुच्छेद 105 में किए गए हैं। इसकी चर्चा भी हमने की। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा संसदीय विशेषाधिकार नहीं है। ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, दीवानी गिरफ्तारी से मुक्ति। ऑप्शन सी, मानहानि से पूर्ण सुरक्षा सदन के बाहर भी। ऑप्शन डी, कार्यवाही प्रकाशित करने की अनुमति। तो विशेषाधिकारों के अध्ययन क्रम में हमने देखा अनुच्छेद 105 में प्रावधान है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि के रूप में संसद में जो सांसद हैं उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दीवानी गिरफ्तारी से उन्हें मुक्ति होती है। ये प्रावधान अनुच्छेद 105 में है। कार्यवाही, संसद की जो कार्यवाही है उसे प्रकाशित करने की अनुमति अगर संसद देता है तो होती है, नहीं तो नहीं होती। और ऑप्शन सी जो कह रहा है कि मानहानि से पूर्ण सुरक्षा सदन के बाहर भी, ये संसद का विशेषाधिकार नहीं है, संसदीय विशेषाधिकार नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा प्रश्न 9 का ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा। और विशेषाधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 105 में, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े तो इस संबंध में हमने संसद की संरचना, लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, उसके बाद जो विधायी प्रक्रिया है, जो संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय विशेषाधिकार है, संसद सदस्य के विशेषाधिकार है, उनके संबंध में लगातार प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। इस तरह से जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उन पर प्रश्नों का अभ्यास कर लिया गया, उनका रिवीजन कर लिया गया। अब बारी साथियों, इस तरह से निरंतर जो इससे सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स है या फिर करंट अफेयर का अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इस तरह से जो रिवीजन सीरीज चल रही है ये कंटिन्यू रूप से आपको यूट्यूब पे चलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। और ये टेलीग्राम का QR कोड है, इसे आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप वहां सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से रिवीजन सीरीज कंटिन्यू रूप से चलती रहेगी और आप अपडेट रहे इसके लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से शेयर कीजिए और फिर एक दूसरे को बताइए कि जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जिसमें आप सही प्रश्न सीरीज कर जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जिसके प्रश्नों की करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। और कमेंट में अपना क्लास के संबंध में फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।